नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपके सामने 10 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आगामी आपकी जो भी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी आरओ की है, चाहे आपका जो है पीसीएस का है, अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आ गया है, ठीक है, इसके अलावा पेट का एग्जाम आ गया, ये सभी एग्जामों के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या हो रहता है, रिलेवेंट रहता है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। तो हम लोग दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? दिन की शुरुआत अगर हमें करनी चाहिए एक नए संकल्प के साथ करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस मेरे कोटेशन को, कि जब भी हमारी सुबह हो, शुरुआत चैटियाने से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुरुआत होनी चाहिए किसके साथ में? शुरुआत होनी चाहिए एक हमारी नई संकल्पना से। एक नई संकल्पना किस बात की? संकल्पना कि आज हम जो है क्या कहते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं। संकल्पना इस बात की कि आज की संकल्पना एक संकल्प के साथ में, क्या एक नए संकल्प के साथ में। संकल्प कैसा आपका? संकल्प की आज हमें इतने मैटर को रेडी कर देना है, इतने यूनिट को रेडी कर देना है, इतने टॉपिक को रेडी कर देना है। तो ये बात आपको रखना चाहिए कि हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। यह संकल्पना जो है बेस्ड होती है हमारे संकल्प पर। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक व्रत, एक संकल्प जो है हमें लेना है कि हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प यानी कि एक नए टारगेट के साथ। क्या? एक नए टारगेट के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ में, कि आज मुझे पूरे दिन में यह काम करना है, इतने यूनिट को खत्म कर देना है, इतने पीवाईक्यूज को लगाना है, मॉक लगाना है। तो इस आधार पर अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, इस संकल्पना पर अगर आप काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और बहुत जल्दी आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि आज से ही एक नई संकल्पना पर आधारित आपको काम करना है, ठीक। चलिए अब आते हैं सीधे हम लोग लास्ट डे के रिवीजन पर। नंबर 1 पॉइंट, हरियाणा सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की घोषणा की है। मैंने कल बताया था आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर यानी कि वो नीतियां बनाई जाएंगी वर्तमान में जो बाद में जो है उत्पन्न होने वाली हैं, यानी कि फ्यूचर में उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स, चुनौतियों से निपटने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना वर्तमान में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। कल मैंने आपको डिटेल्स में इसको समझाया हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 रनों के जो है बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लैक आउट भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आज 2 दिन इसको बता ही दिया है आपको। भारत की जीडीपी 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भाई साहब, बड़ी न्यूज है अपने आप में, और ये आईएमएफ ने डेटा भी हाल ही में रिलीज किया, आप जानते होंगे इसको, ठीक। अच्छा, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, फिलहाल 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में कौन है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन उसके पहले 4 देश हैं। तो जापान को पछाड़ेगा चौथे नंबर पर, लेकिन उसके पहले 3 और कौन कौन सी कंट्री हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा। कल ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, भारत और स्लोवेनिया के बीच जो है 6 मई को 10वीं विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित की गई, ठीक है। और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को घोषणा की कि भारत और यूके ने एक महत्वाकांक्षी परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो ये भी जो है बड़ी बात है अपने आप में भारत और यूके के मध्य में। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि इनका कार्यकाल अब 24 मई 2026 तक के लिए हो गया है। इनका कार्यकाल प्रवीण सूद का, जो कि ये क्या है, सीबीआई के निदेशक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय योजना के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कल मैंने आपको डिटेल्स में इसको समझाया हुआ था। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में 6 मई को नई दिल्ली में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जर्मनी के लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता रेनेस ग्रुप के बीच में समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये भी कल मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था। तो ये हमने लास्ट डे में सब कुछ किया था। ये हो गया हमारा लास्ट डे का क्या, रिवीजन सीरीज, ठीक है। अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले हमने लास्ट डे कल आपसे पूछा था, बताओ स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषणा की गई थी इसकी। तो आप लोगों ने सही इसका उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई हो, ठीक। चलिए,
ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अरघची 2 दिन की भारत यात्रा पर भी हाल ही में आए हुए थे, मई माह में, आप जानते होंगे। तो ये मुख्यतः भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं यानी कि 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने का अवसर है, ये बातें कही गई हैं उसमें, और इसीलिए ये आए भी हुए हैं। डॉक्टर अरागची भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, या किया उन्होंने। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। इनका नाम आप लोग जो है याद रखिएगा। ईरान के क्या है, ये ईरान के विदेश मंत्री हैं अपने आप में, फॉरेन मिनिस्टर हैं अपने आप में ईरान के, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2024 अगस्त में 2 बार हो गया है। 2024 अगस्त में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अरागची की यह पहली भारत यात्रा, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम ये भारत आए हुए हैं। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक भारत ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ, यानी कि जो ये भारत ईरान मैत्री की जो संधि हुई थी उसकी ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है, के अवसर पर आयोजित की जा रही है, यानी कि जो ये बैठक संपन्न हो रही है आपकी, ठीक है। बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे के रास्ते की समीक्षा की जाएगी। आप जानते होंगे इस समय भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कूटनीतिक चाल के साथ साथ में अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ, पूरी शिखरता के साथ रख रहा है, और यही कारण रहा है कि अभी हाल ही में जब ये भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत के पक्ष में अलग अलग देशों का जो है साथ और सपोर्ट मिल रहा है। तो ये भारत की कूटनीति है अपने आप में, भारत की डिप्लोमेसी रही है अपने आप में, ठीक है। चलिए अब बात थोड़ा सा हम लोग ईरान की कर लेते हैं। तो ईरान की हम बात करेंगे तो ईरान मध्य पूर्व में स्थित है अपने आप में, और इसकी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, इराक और पर्शियन गल्फ से लगती है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह है आपका ईरान, और यहां पर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आपका, ठीक है। ये सारी कंट्रियां जो है यहां पर आप देख पा रहे होंगे लगी हुई है, इससे ओमान, ठीक है, ये सब लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी देश रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, उन देश की सीमाएं किन किन जो है अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ साझा होती हैं, ये आप लोग प्लीज तैयार कर लिया करिए। मैंने कई बार आपको इस बात को समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब गोलगप्पे खाने का मन कर रहा होगा तो खाइएगा, क्या कीजिएगा, दिमाग तो कहीं और लगा होगा। राजधानी क्या है इसकी, ईरान की तेहरान है। कई बार राजधानियों पर प्रश्न पूछता है, ये मिस्टेनियस का अर्थात विविध का सेक्शन होता है भाई साहब। मैंने कई बार आपको बताया, मैंने कहा है जो जीएस की लूसेंट आती है, भैया जी और बहनी जी लोग, सभी लोग नोटे कर लो, क्या जीएस की लूसेंट आती नहीं आती है। बहुत लोग जान ही नहीं पाते यार लूसेंट है कौन सी भला, ठीक है, लूसेंट, ठीक है। जीएस की लूसेंट जो आती है, लूसेंट 2 आती है, वैसे 2-3 प्रकार की आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है, एक जो है जीएस की आती है, साइंस की आती है। साइंस अगर आपका वीक सेक्शन है तो साइंस की लूसेंट ले लीजिएगा, और बाकी जीएस के हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मिसलेनियस के सेक्शन के लिए आप लोग क्या करिएगा, ये लूसेंट पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप इसको जरूर करेंगे, ठीक है। ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट हमारा अपडेट, ठीक है। चलिए आइए, तो आधिकारिक भाषा यहां की क्या है, फारसी है। पारसी जिसको बोलते हैं। मुख्य निर्यात जो है तेल और प्राकृतिक गैस का करता है कौन, ईरान। और ईरान ओपेक का सदस्य है। ए भैया जी लोग जरा बताओ हमको ओपेक क्या होता है, व्हाट इज ओपेक, ये ओपेक क्या है जल्दी से बताओ। और ओपेक आपका टास्क है आज का, क्या ओपेक आपका टास्क है। ओपेक क्या है, ओपेक जो कंट्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, ओपेक बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या ओपेक। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस पर जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ में आप लोग क्या काम करेंगे कि ओपेक पर 2, 4, 6, 10 बिंदुओं में नोट्स बना लेंगे। कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, और प्री के लिए तो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कई बार पूछ सकता है कि ओपेक क्या होता है, ओपेक कंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है भारत के परिक्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका टास्क नंबर 1 है, होमवर्क है कि आपको इसको क्या करना है, पूरा करना है कि भाई ओपेक क्या होता है। मैं बताऊंगा नहीं, कुछ काम आपको भी करना चाहिए, सब कुछ बना बनाया मिल जाए ना पका पकाया, खराब बात होती है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी कलम चलती रहती है, कलम को स्टॉप कर दीजिएगा, सिलेक्शन कतई नहीं होगा। जो चैट पर कलम चलाते हो ना बढ़िया बढ़िया राइटिंग लिख करके, उससे काम नहीं चलने वाला है जब तक कि आप कलम नहीं चलाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप लिखते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो ना प्री निकलेगा आपका, ना मेंस निकलेगा, ना कुछ निकलेगा। 100 की सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आप इसे मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे कल को, ठीक है। मेरा सीधा सिद्धांत होता है, जो है सो है, राइट बात कह रहा हूं। कलम चलाना शुरू कर दीजिए, मेरे साथ लगातार प्रयास कीजिएगा, आपको दिल दिमाग में हृदय सर नजर आएंगे, ठीक है। मतलब अच्छे के लिए, वैसे नहीं खराब के लिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ओपेक के बारे में पढ़ेंगे आज।
जैसे ही वीडियो खत्म हुआ करे तुरंत टास्क को पूरा कर लिए, टालिएगा नहीं, शाम को करेंगे जी। आपका जवाब हो तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही मेरे वीडियो वाइंड अप हुआ करे तुरंत जो जो मैं टास्क दिया करूं तुरंत कॉपी में लिखते जाइएगा, और वीडियो वाइंड अप होने के बाद तुरंत सारे टास्क को पूरा कर लीजिएगा। फिर देखिए कि आपको जीएस की कितनी जबरदस्त नॉलेज हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि फोन आ रहा होगा, इंतजार कर रहे होंगे फोन का बतियाने का, तो कहां से कीजिएगा। चलिए खैर, याद रखिएगा भाई मेरी बात आप लोग। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, जब तक काम नहीं कीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा। गला काट कंपटीशन आज के दौर में है, और मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 पॉइंट, मई माह में ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अरागची 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर माह चेंज कर सकता है, बोल देगा जनवरी में आए थे, बोल देगा कभी आए थे, ठीक है, या विदेश मंत्री का नाम चेंज कर देगा ईरान के, आप कंफ्यूज होगे। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ा करिए अपने दिमाग में चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट करके चला करिए, राइट। चलिए, सेकंड नंबर, 2024 अगस्त में, फिर से दो बार हो गया अगस्त यहां पर, 2024 अगस्त में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अरागची की पहली भारत यात्रा है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही। सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भाई साहब चर्चाओं में भी है। यह दरअसल आपका 8 मई को मनाया जाता है, क्या, थैलेसीमिया दिवस। और मुझे लगता है कि सभी लोग आप थैलेसीमिया से परिचित होंगे। आगे अभी हम लोग थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे एग्जैक्टली डिटेल्स में कि क्या होता है थैलेसीमिया। ठीक है, डिजीज, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बीमारी आ गई है। मैंने कई बार आपको समझाया हुआ, अगर आपको याद होगा मैंने क्या समझाया है। मैंने कहा है कि साइंस के सेक्शन में, SCIENCE, साइंस के सेक्शन में आपका क्या है, 3 पोर्शन है। एक है आपका फिजिक्स, ठीक है, एक है आपका केमिस्ट्री, है ना, यही है, ठीक, और एक है आपका क्या, बायोलॉजी, यही है। मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों सेक्शन में सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका बायो का सेक्शन है, इसको तैयार करना है। नंबर 2 पर आपको फिजिक्स को तैयार करना है, और नंबर 3 पर आपको केमिस्ट्री तैयार करना है। मैंने आपसे कहा था कि बायो वाले सेक्शन में क्या, मैंने आपसे कई बार कहा, इस बात को समझाया मैंने आपको कि इस बायो के सेक्शन में ऐसे आपको 3-4 चीजें और अच्छे से तैयार करनी है। एक, डिजीज का चैप्टर, DISEASE, डिजीज एक चैप्टर मैंने कहा, विटामिन, ठीक है, अक्सर मैं बात को दोहराता रहता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGEST, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, फिर हार्मोन्स, ठीक है, फिर ब्लड का चैप्टर, ये डिजीज, विटामिन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स और ब्लड, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर जो है ना आपके भाई साहब, ये 5 चैप्टर आपके जान है। किसके जान है, आपके बायो के, ठीक है। इनको पढ़ के जाइएगा, आपके बायो के सभी क्वेश्चन लगभग इन्हीं से मिल जाएंगे भाई साहब। कौन कौन सा, डिजीज का चैप्टर यानी कि बीमारियों का चैप्टर, विटामिन का चैप्टर, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पोषण का चैप्टर है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है आपके जो है अलग अलग जो तत्व होते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स आपके होते हैं, पैनक्रियास से लेकर के अलग अलग जो है, पैनक्रियास हो गया, इंटेस्टाइन हो गया आपका, लंग्स हो गए आपके, ठीक है। कौन कौन सा इसमें से अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है ना, ये सब प्रकार के प्रश्न यहां से आएंगे। हार्मोन्स आपके, LSH हार्मोन, LDH हार्मोन्स आपका, ठीक है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये सब होते हैं ना हार्मोन्स, जानते होंगे, हार्मोन के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं आप लोग, ठीक है। ब्लड का चैप्टर, ठीक है, ये सब जो है चीजें क्या होती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग के पास हाई स्कूल में क्या कहते हैं, बायो था, मास्टर ने पढ़ाया नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, बोला ना पढ़ाते हम तो जी, ठीक है। चलिए, तो इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, बहुत कठिन नहीं है चैप्टर आपके लिए, ठीक। तो ये आप काम थोड़ा सा कर लीजिएगा। आगे अब बात कर रहे थे इस पर हम लोग, तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका थैलेसीमिया दिवस है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस क्या अवसर पर कल, क्या मतलब दिल्ली में विधानसभा और राष्ट्रीय थैलेसीमिया कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया, ठीक है। इस दौरान थैलेसीमिया जागरूकता पर एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया वहां पर दिल्ली विधानसभा में, आप जानते होंगे। और अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष का विषय जो है यानी कि 2025 का, ठीक है, ये 2025 का थीम है, क्या थीम है, थैलेसीमिया के लिए एक साथ, समुदायों का एकीकरण, रोगियों को प्राथमिकता, ठीक, ये है इसका थीम, यानी कि रोकथाम, प्रारंभिक निदान और निरंतर देखभाल के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करता है ये। तो ये थीम आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रेडी करते हुए चलेंगे। अब बात अगर हम थोड़ा सा थैलेसीमिया की कर लेते हैं, तो थैलेसीमिया एक क्या है,
आनुवांशिक रक्त विकार है, ठीक है, यानी कि एक ये जेनेटिक डिजीज है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज दे देगा और कहेगा बताओ ये आनुवांशिक है या नहीं है, या कुछ और प्रकार का पूछ लेगा। तो थैलेसीमिया ध्यान दीजिएगा जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है कि ये आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से आप में भी हो सकता है। दैट मींस कि अगर थैलेसीमिया आपके माता पिता में से किसी एक को है तो थैलेसीमिया दरअसल आपको भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड जेनेटिक डिजीज, यानी कि आनुवांशिक है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार हीमोफीलिया आनुवांशिक रूप में रूप ले लेता है, कई बार जो आपके हार्ट डिजीज होती है, बीपी हाई की समस्या, कई बार आपने देखा होगा गैस की समस्या, ये सब कई बार जेनेटिक हो जाता है भाई साहब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो थैलेसीमिया एक क्या है, आनुवांशिक विकार है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, जिसमें शरीर पर्याप्त स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। यानी कि अगर आपको थैलेसीमिया हो गया तो क्या होगा, उस थैलेसीमिया की समस्या में शरीर पर्याप्त स्वस्थ हीमोग्लोबिन, यानी कि जिसको हम एचबी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। तो अगर भैया स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, आप बताइएगा आप जीवित रह पाएंगे क्या जी? नॉट पॉसिबल। हीमोग्लोबिन अगर डाउन हो गई, अगर हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बनी, तो राम नाम सत्य हो जाना है आपका। यह एक बड़ी जो है समस्या के रूप में इसमें सामने देखने को मिलता है। और भाई साहब हीमोग्लोबिन के ऊपर आपके एग्जाम में खूब सारे क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज ही आप क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो अभी हमने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि ब्लड का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन ये सब खूब पूछता है आपसे, आरएच फैक्टर ये सब खूब पूछता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, आज ही ब्लड के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। बात समझ आ गई? आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट है। थैलेसीमिया के बारे में कुछ प्रमुख बातें और लिखी है, जैसे इसका प्रकार, टाइप्स। तो नंबर 1 टाइप क्या है, थैलेसीमिया मेजर। ये क्या होता है भैया, यानी कूलीज एनीमिया इसको बोलते हैं। सबसे गंभीर रूप, बच्चे के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही खून की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है, इसमें भैया ब्लड चढ़ाओ। ये एक बड़ा एक प्रकार है अपने आप में। थैलेसीमिया माइनर, इसमें क्या होता है, हल्का रूप है। ये व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन वह इस बीमारी का वाहक है, कैरियर है। यानी कि जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया माइनर है वो क्या है, उस व्यक्ति से अगर माना कि ए नाम के व्यक्ति को थैलेसीमिया माइनर है, तो ये क्या है, वाहक है, वेक्टर है अपने आप में, और ये दूसरों को भी क्या कर देगा, फैला देगा भाई साहब, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक। तीसरा, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, लक्षण मध्यम स्तर के होते हैं, कभी कभी इलाज की आवश्यकता भी इसमें होती है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, इंटरमीडिएट वाला टाइप का, ठीक है। आगे तो ये 3 टाइप जो है किसके हैं, 3 टाइप जो है आपके थैलेसीमिया के प्रकार हैं। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ये 3 के 3 टाइप जो है आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा भाई साहब। बहुत डिटेल्स में कंफ्यूज कराता हूं मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बहुत धैर्यतापूर्वक इसको सुनते और समझते होंगे, ठीक है। चलिए, लक्षण क्या है इसके भैया, लक्षण है इसके थैलेसीमिया के लगातार थकान और कमजोरी, यानी कि टायर्डनेस आपको फील होगी और वीकनेस फील होगी। टायर्डनेस एंड वीकनेस ये इसके सिम्टम्स है, अपने में लक्षण है। पीली त्वचा, ठीक है, होगी। चेहरे की हड्डियों में विकृति हो जाएगी, विकास में देरी, यानी कि डेवलपमेंट नहीं होगा किसका, बच्चों का। स्प्लीन यानी कि तिल्ली का बढ़ना, स्प्लीन बढ़ जाएगी, और यूरिन का गहरा रंग हो जाएगा अपने आप में। तो ये क्या है, इसके मेन इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। कारण क्या है इसका, यह एक आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिजीज है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी एक को है तो आपको भी थैलेसीमिया होने का खतरा रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगर दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर के वाहक हो तो उनके बच्चे को थैलेसीमिया के मेजर होने की संभावना होती है। या देखिएगा, निदान यानी कि इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम इसके, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को थैलेसीमिया है या वह सिर्फ वाहक है। होना और वाहक होना दोनों में क्या है, अंतर है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर कभी आपसे पूछे भैया निदान क्या है, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है इसके लिए। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट निम्नलिखित में से किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। आप कहेंगे आप कहेंगे थैलेसीमिया के लिए। याद रहेगा ना पॉइंट ए भाई साहब, दिल दिमाग आंख नाक कान सब सुन के खोल के सुना करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। प्लीज करवत निवेदन, बहुत ध्यान सुनिए, सब एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रेंटल जो आपकी पेरेंटल जो टेस्टिंग होती है, यानी कि गर्भावस्था में जांच होती है, तो गर्भावस्था में जांच में भ्रूण में यानी कि जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें थैलेसीमिया की पहचान हो सकती है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब बताइए थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही आसान सा है, 8 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, बस हो गया। पिपरहावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित कर दिया गया अभी हाल ही में, मैंने कल परसों आपको इस पर कराया हुआ था। और ये अभी जो इसका जो नीलामी हुई थी इसके पिपरहावा जो क्या कहते हैं अवशेषों की, तो अब ये रुक गया है और अब ये जो है भारत को मिल जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल ये बौद्ध अवशेष है अपने आप में और बड़े जरूरी थे, तो इससे हमारे संस्कृति और जो है परंपराओं का इससे ज्ञान होता था। तो आइए हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र पिपरहावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करने में सफलता प्राप्त की है। पिपरहावा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा जो है क्या की गई थी। तो इनका नाम आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। इनमें बुद्ध की अस्थियों के टुकड़े, साबुन के पत्थर, क्रिस्टल के ताबूत और सोने के आभूषण तथा रत्न इसमें क्या है, शामिल हैं। ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। किरण का टॉपिक है भाई साहब, अब ये आपके जीएस में हिस्ट्री वाले सेक्शन में पूछ लेगा। अब चूंकि करंट नहीं पढ़े रहोगे अच्छे से, एकदम से हाय तो एकदम हाथ ताप फूल जाएंगे एकदम से आपके, सर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर जी एग्जाम तो एकदम बर्बाद कर दिया, एकदम पेपर पैटर्न बदल गया, एकदम सर कुछ नहीं आया। मेरे पास कॉल आदमी पूछता है एक बात बताओ पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। आप अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदल रहे हैं, आप ढाक के पात हैं, आप नोकिया जो है 1208 बन गए हो। क्या बन गए हो, नोकिया 1208, जो क्या कहता है हम ना बदलेंगे एंड्रॉइड में। तो नोकिया क्या हल हो गया पता है, सैमसंग पीछे था आगे निकल आया, वीवो और रियलमी ऐसी कंपनियां जिसका नाम आप नहीं जानते होंगे आज घर घर में है, जो कि और नोकिया पहले घर घर में था लेकिन आज किसी घर में नहीं है। और पहले रियलमी और ये सब बाकी जो कंपनियां वो नहीं थी और वो सबसे आगे निकल, क्यों, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया। और आप लोग क्या कहते हो ना, हम नोकिया 1208 बने रहेंगे, तो बने रहो भैया। तो इसीलिए जब तक आप सही तरीके से चीजों को नहीं पढ़ेंगे, आपको हर साल मैं फिर से बता रहा हूं, अभी आरओ का एग्जाम होने वाला है, आप फिर से मुझसे यही बात कहोगे सर पेपर सेट पैटर्न बदल गया है। अरे महाराज अपने बुद्धि को चेंज कीजिए, लगातार अपनी चीजों को, इस समय हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं कि हर मिनट पर कुछ नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही है। तो अगर ये हर एक चीज में बदलाव हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं, पेपर में बदलाव ना हो, वही आए क्या, नहीं, पेपर में भी बदलाव आपके अनुरूप होता रहता है, समय के अनुरूप होता रहता है, आपको इसमें क्या करना, ढलना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ा करें तो उस थ्योरी को पढ़ते समय आप सोचे कि आई एम एग्जामिनर, आप सोचे कि मैं एग्जामिनर हूं, अगर इस संबंधित टॉपिक पर मैं प्रश्न बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, आप प्रश्न को इरेज करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि कैसे नहीं होगा काम। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मन ही मन में कुछ लोग सोच रहे होंगे यार दिन भर डांटते रहते हैं हृदय सर, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं नहीं चाहता हूं कि 5 साल 6 साल आपके कम्युनिकेशन में लग जाए लगन। मेहनत से बड़े पापा लोग, पिता लोग, आपके माता लोग बड़ी मुश्किलों से आपको पढ़ाते हैं, घर में भेजते हैं। कई सारे बच्चे इलाहाबाद प्राइवेट जाते हैं, पैसा ना होने की वजह से वापस लौट जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। कई लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अगर आपको मौका मिला है तो उस मौके का फायदा उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें क्या कुछ है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि इसकी नीलामी रोक दी गई है। आगे देखिए, ताबूतों में से एक पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख, इनकी पुष्टि करना है कि ये बुद्ध के अवशेष है जिन्हें शाक्य वंश द्वारा जमा लिया गया था। इनमें से अधिकांश अवशेषों को 1899 में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें भारतीय कानून के तहत ए पुरावशेषों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो हटाने या बेचने पर रोक लगाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अस्थि अवशेषों का एक हिस्सा सियाम के राजा को उपहार में दिया गया था, जबकि अंतिम संस्कार के लिए रखे गए रत्नों का एक चयन डब्ल्यूसी पेप्पे के पड़पोते क्रिस पेप्पे को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तो ये इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस अवशेषों के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये आपके हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र पिपरहावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करने में सफलता हासिल कर ली। ठीक बात है। पिपरहावा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा था।
तो ये दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो सम्मेलन यानी कि GISEC ग्लोबल का 14वां संस्करण अभी चर्चाओं में है। आइए देखते हैं कि क्यों चर्चाओं में है। तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, क्या दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और MENA के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा कार्यक्रम यानी खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन GISEC ग्लोबल का 14वां संस्करण दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। तो पूछ लेगा भैया ये जो एक्सपो हुआ कहां पर हुआ? आप कहेंगे सर जी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं जानते होंगे, बखूबी इसको जानते होंगे। ठीक, आगे बढ़िए। इस सम्मेलन में भारत का भी उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व क्या है इसमें शामिल है। सम्मेलन का उद्घाटन दुबई पोर्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम द्वारा। इतना बड़ा नाम भाई साहब है, आधी लाइन का, देख रहे हो, शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इतना बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, द्वारा किया गया था। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का विषय है क्या? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित रखना। ये क्या है? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित रखना। देखो ये जो पॉइंट आप सब देख पा रहे होंगे ये आपके एग्जाम के बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित रखना, यानी कि जो हम लोग AI पर बेस्ड हो रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में चीजें दिक्कत कर जाएं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाए, इसी विषय पर आधारित जो है क्या कहते हैं कार्यक्रम था और इस पर आपके निबंध लिखने को आ सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। ओके, चलिए, GISEC ग्लोबल 2025 160 देशों के 750 से अधिक प्रमुख साइबर सुरक्षा फर्मों, 450 से अधिक CISO और भविष्यवादियों और 25,000 आगंतुक इसमें हिस्सा ले रहे हैं या लिया उन्होंने हिस्सा। ठीक, इस समय में 15 से अधिक भारतीय प्रदर्शक डेटा गोपनीयता, एप्लीकेशन सुरक्षा, सुरक्षा संचालन केंद्र SOC, क्वांटम तकनीकों से जुड़े अत्याधुनिक समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और 3 दिवसीय GISEC 2025 का समापन 8 मई को हो गया अपने आप में। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं भारत की तरफ से ये सारे कार्यक्रम जो है यहां पर किए जा रहे हैं। ठीक है, आप जानते होंगे आजकल साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में, साइबर सुरक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, और साइबर सुरक्षा के लिए सरकारें बड़े स्तर पर काम भी कर रही हैं। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में आपने देखा कि जो है पाकिस्तान के हैकरों ने कई सारी वेबसाइट को जो है हैक करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, साइबर सिक्योरिटी आपकी पेपर 3 का एक पोर्शन भी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा ये आपका जीएस का पेपर जो 3rd है, जीएस की पेपर 3rd में इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन है। क्या इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन है, वहां पर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, बताइए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और MENA के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा कार्यक्रम खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन GISEC ग्लोबल का 14वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? भैया दुबई में किया गया, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बस हो गया, ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस भैया 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे ये सिंबल यहां पर देखो बना हुआ है। ठीक है, क्या 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, याद रखिएगा। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के संस्थापक कौन? हेनरी डूनेट की जयंती पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, किनके जयंती के अवसर पर? तो ये हेनरी डूनेट की जयंती के अवसर पर। ठीक है, चलिए, इस वर्ष का विषय क्या है, थीम यानी क्या है? मानवता को जीवित रखना। ये क्या है? थीम है, आपको ये भी याद रखना है। आगे, यह दिवस उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो दूसरों की पीड़ा को कम करने और उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए समर्पित रहते हैं, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। बस हो गया। इस अवसर पर नागालैंड में रेड क्रॉस स्वयंसेवक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की जा रही है। राज्यपाल ला गणेशन कहां के? ये आपके यहां के नागालैंड के हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की नागालैंड शाखा कोहिमा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भाग लिया उन्होंने, ले लिया, भाग लिया कर दीजिएगा, लेंगे क्या? लिया, भाग लिया। ठीक है, चलिए, रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। इसकी स्थापना होती है साल 1863 में। संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, इन्हीं की जयंती के अवसर पर जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहचान एक सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का चिन्ह, जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे, इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इसका क्या सिंबल है अपने आप में। ठीक है, चलिए,
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है इंडिया में आपके, तो स्थापना इसकी भारत में 1920 में होती है और यह भारत में आपदा राहत, प्राथमिक चिकित्सा, ब्लड बैंक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा कार्य करती है। तो ये भारत में है क्या, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, IRCS, इसके बारे में जानिएगा। हो सकता है कि अभी आपसे इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया, इसका कार्य पूछ लिया, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा पूछा है? प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? तो आई थिंक इट्स ए रॉन्ग, यानी कि 18 मई को नहीं है, क्या होता है 8 मई को होता है, ठीक है, तो ये हो गया गलत। कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं सही है। दूसरा, थीम कह रहा है कि भैया थीम क्या है, तो थीम जो यहां पर लिखी हुई है, बस थीम यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपको क्या करना है, टिक लगा देना। देखो थीम यहां पर कहीं लिखी हुई है, ये देखो थीम लिखी हुई है यहां पर, ठीक है, बस सेम थीम जो है क्या कहते हैं आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी कि सही नहीं है। कौन सा नहीं सही? ए नहीं सही है, बस। तो ए इज द राइट आंसर, क्या एक ये वाला हो जाएगा आपका सही, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वाड के द्वारा हवाई के होनोलुलु में एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। यानी क्वाड देशों कौन कौन से? 4 देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने 28 अप्रैल से 2 मई तक हवाई के होनोलुलु में एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है। याद रखिएगा, यह क्वाड हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क IPLN की शुरुआत करने का एक क्या है, अभ्यास था अपने आप में, ठीक है। और क्वाड के बारे में आप जानते होंगे, वर्ष 2004 में इसकी स्थापना होती है। क्यों होती है? हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। हालांकि ये इसका एक नई संकल्पना 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया, लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही और ये बीच में जो है क्या हुआ, ये डाउन हो गया। उसके बाद वर्ष 2017 में जो है पुनः से इसको पुनर्जीवित किया गया, जब चीन का बढ़ता हुआ जो है एक जो है आपको कहते हैं दायरा अपने आप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ा। तो आप जानते होंगे, इसके बारे में डिटेल्स में जानते होंगे। इस पर एक आर्टिकल हमने कराया हुआ है, क्वाड क्या है, इसको आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, तो क्वाड के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए हिंद प्रशांत सहभागिता के साथ IPLN एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्व को बताता है। तो ये सब बातें जो है यहां पर इसकी लिखी गई हैं कि क्या क्या इस बैठक के महत्वपूर्ण जो है बिंदु रही हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। क्वाड के बारे में मैंने बता ही दिया कि 4 इसमें कंट्री आती हैं। कोऑर्डिनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग इसका नाम है, और भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 इसमें देश शामिल हैं। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता बनाए रखना है। मैं इस पर आर्टिकल बना दिया है मैंने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र मैंने कई बार कहा है कि यहां पर चीन की बढ़ती हुई दावेदारी अपने आप में चिंताजनक रहती है, इसीलिए क्वाड इसमें जो है शांति स्थापित करने के लिए मजबूती के साथ में खड़ा रहता है। आगे, क्वाड के मुख्य बिंदु क्या है? स्थापना इसकी 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस विचार के साथ को रखा कि, लेकिन यह औपचारिक रूप से 2017 में फिर से सक्रिय हुआ है। यानी कि 7 में इनके मन में विचार आया, इसकी स्थापना होती, लेकिन बाद में फिर ये डाउन हो गया, फिर 2017 में इसको पुनर्जीवित किया गया। चलिए, सदस्य देश 4 हैं इसके, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य यहां पर ये उद्देश्य लिखा हुआ है, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन सहयोग और तकनीकी विकास पर सहयोग करना। ये क्या है आपके क्वाड की क्या है इंपॉर्टेंस है भाई साहब। क्वाड आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, QUAD क्वाड, ठीक है। इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है और प्री पूछ लेगा कि कौन से देश, ये चारों देश आपको जो है याद रहने चाहिए। 4 के 4 देश क्या हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन चारों देशों के बारे में आपको जानकारी बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस, तो ये सब चीजें क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड और एक होता है स्क्वाड, मैंने कई बार आपसे कहा क्या, एक होता है क्वाड, एक होता है स्क्वाड। स्क्वाड के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि फिलीपींस ने कहा है कि भारत तुम हमारे इस स्क्वाड में आ जाओ। एक है क्वाड और एक है स्क्वाड, ठीक है, 2 अलग अलग हैं। क्वाड के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा आपसे, ठीक है, क्या पूछा है? सही नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है?
क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने 28 अप्रैल से 2 मई तक हवाई के होनोलुलु में एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की। बिल्कुल सही बात है। और क्वाड में भारत सहित कुल 8 देश हैं। दुगना देश लिख गया भाई साहब, 8 नहीं है 4 हैं। नहीं, कितने, 4 हैं। तो ये कथन क्या आपका रॉन्ग है। तो बस यानी कि 2 कथन, केवल 2 गलत है। तो बी में है केवल 2, बस। तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि अभी हाल ही में हुई है। निपाह वायरस बखूबी आप लोग जानते होंगे। तो केरल में भी हाल ही में एक मरीज में जो है इस वायरस की पुष्टि की गई है। तो ये चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जादे ने कहा कि पेरिंथलमन्ना के एक अस्पताल में भर्ती 42 वर्षीय महिला में संक्रमण का पता चला है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए नमूने की रिपोर्ट में ये जो है बात पॉजिटिव आई हुई है। तो निपाह वायरस आप जानते होंगे जूनोटिक डिजीज होती है जो पशुओं से जानवरों में फैलती है, आप जानते होंगे, ठीक है। 2018 में पहली बार रिपोर्ट किए गए इस जूनोटिक वायरस ने अब तक राज्य में 21 लोगों की जान ले ली है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जूनोटिक वायरस क्या होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं क्या मुझे बताएंगे कमेंट करके कि जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक वायरस क्या होते हैं, ठीक। चलिए निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जिसका मतलब है कि जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। मैंने क्या आपको बताया, जूनोटिक वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलेंगे और जूनोटिक डिजीज जानवरों से मनुष्य में, ठीक है। जूनोटिक यानी कि जो जानवरों से, जूनोटिक जानवर, ऐसा याद रखिएगा, जूनोटिक जानवर से मनुष्य में, याद रहेगा। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले रोगों में गिना गया है, यानी कि खतरनाक है अपने आप में, ठीक है। उत्पत्ति निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले कहां हुई थी, 1998-99 में मलेशिया में हुई थी। इसका नाम मलेशिया के निपाह नामक गांव के नाम पर पड़ा है। तो ये मलेशिया का एक गांव है निपाह, उसी के नाम पर ये रखा गया, क्योंकि मलेशिया में पहली बार 1998 के दौर में आया, इसी के लिए वहां पर इसका नाम रखा गया निपाह, ठीक है। स्रोत क्या है इस वायरस का, मुख्य प्राकृतिक स्रोत फ्रूट बैट्स, क्या फ्रूट बैट्स यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ जो होते हैं वो माने जाते हैं, या संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र, लार या खाए गए यानी कि उनके यूरिन और खाए गए फलों के जरिए फैल सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संक्रमण के तरीके, संक्रमित जानवरों से जैसे सुअर के संपर्क में आने से ये फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर हो जाता है। संक्रमित फल या पेय जैसे खजूर का रस के सेवन से हो जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको क्या है जानने और समझने हैं, ठीक है। चलिए लक्षण की बात अगर हम करेंगे तो निपाह वायरस संक्रमण के लक्षण में आमतौर पर 4 से 14 दिन के भीतर प्रकट होते हैं, जैसे कि बुखार और सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी, भ्रम, बेहोशी, दौरे। गंभीर मामलों में एंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमाग की सूजन। इंसेफ्लाइटिस पर खूब सारे प्रश्न पूछा आता है आपके एग्जाम में। इंसेफ्लाइटिस और कोमा को जानते होंगे आप, ठीक है। तो इंसेफ्लाइटिस क्या होती है भैया, आपके एग्जाम में इंसेफ्लाइटिस पर खूब प्रश्न पूछा आता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानकारी मुझे देंगे, ठीक है। चलिए इलाज क्या है इसका, वर्तमान में निपाह वायरस के लिए कोई भी विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरस दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जो भी आपके सिम्टम्स दिखेंगे उसके आधार पर किया जाता है। रोकथाम के उपाय की अगर बात करते हैं कि भाई इसको कैसे रोक सकते हैं निपाह वायरस को, तो संक्रमित क्षेत्रों में चमगादड़ों से दूरी बनाए रखना, बिना धोए फलों का सेवन न करना, खजूर के रस या पेय को उबाल कर पीना, संक्रमित मरीजों से दूरी बनाए रखना और पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है ये इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना। तो ये सारे क्या हैं रोकथाम के उपाय, किसके, निपाह वायरस के। याद रहेंगे भैया निपाह पर अगर आपके सामने अगर शॉर्ट नोट्स आ गया, बताइए इतना सारा कंटेंट मैंने आपको जो है निपाह पर दे दिया, बताइए अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी इसमें निपाह के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बताइए प्रश्न, निपाह वायरस के संदर्भ में लिखे कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है भैया। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मलप्पुरम में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो मध्य प्रदेश में मलप्पुरम है, अरे भैया केरल में है मलप्पुरम। तो बस ये हो गया आपका क्या रॉन्ग। दूसरा, निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले 1998-1999 में मलेशिया में हुई, तो बिल्कुल सही बात है। रॉन्ग पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, यानी कि एक कथन हो जाएगा आपको सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
इतना डिटेल्स में मैं कराता हूं भाई साहब, इतना जल्दी मिलेगा नहीं आपको जल्दी कोई चीज, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह, ठीक है। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, अब विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात कही है भैया, उसको वित्तीय सहायता देने की बात कही कि ताकि वहां पर जो श्रीलंका में जो बेरोजगारी और बाकी जो चीजें हैं वो क्या हो, वो शॉर्ट आउट हो जाएं। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने क्या किया है, सहायता देने की घोषणा की है। कितना रुपया देगा, आइए देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए $1 अरब की सहायता राशि की घोषणा की है। $1 अरब बड़ा अमाउंट है अपने आप में जो श्रीलंका को दिया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना, आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक। आगे, यह पहल ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कि भैया श्रीलंका में डेवलपमेंट हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और विकासात्मक गतिविधियां तेज हो, इसके लिए इतना पैसा दिया गया है। अब बात थोड़ा सा अगर हम वर्ल्ड बैंक की कर लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वित्तीय संस्था जो विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उन देशों को आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिकल हेल्प यानी कि लोन यानी कि ऋण और तकनीकी सहयोग प्रदान करती है ताकि वे गरीबी को कम कर सके और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। तो वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता करता है बड़े स्तर पर डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। स्थापना इसकी होती है 1994 में। स्थान क्या है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के दौरान, और मुख्यालय इसका कहां है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है, इनको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना। वर्ल्ड बैंक जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है भाई साहब, सबके बारे में नोट्स बना लीजिएगा। उद्देश्य क्या है वर्ल्ड बैंक का, गरीबी को हटाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पर्याप्त परियोजनाओं में सहायता देना। ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य, मोटो है। समाज सदस्य देश कौन से हैं, विश्व बैंक के 189 सदस्य देश है 2024 तक के, ठीक है। मुख्य संस्थाएं, विश्व बैंक 2 मुख्य संस्थाओं से मिलकर बना है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नंबर 1 IBRD और दूसरा IDA, ये 2 जो है संस्थाओं से मिलकर बना है। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि मध्यम आय देशों को ऋण देता है ये। और IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन सबसे गरीब देशों को रियायती दरों पर और अनुदान देता है, ग्रांट देता है। तो ये 2 संगठनों से मिलकर के वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। अन्य सहयोगी संस्थाएं भी इसकी हैं, जैसे कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं आती हैं। एक IBRD, ये देखो जो मैंने आपको यहां बता दिया, दूसरा IDA जो मैंने यहां पर बता दिया, फिर IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर चौथा क्या है, MIG यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये अन्य इसकी संस्थाएं हैं। ये हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है बड़ी अच्छे तरीके से। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तैयार करेंगे। ये सारा कंटेंट भाई साहब आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब कोई पढ़े, कोई तैयार करे कंटेंट, तो उसको मजा आ जाए, दिल उसका गार्डन हो जाए कि यार कितना सारा कुछ मैटर मुझे मिल गया है। अपेक्षा करता हूं कि ये सारा आप जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये सारे भैया जीएस के समझ लो नोट्स बन रहे हैं आपके बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको सब पढ़ लेना, इसको अलग अलग तरीके से। चलिए, इतना डिटेल में कोई कराता वाता है नहीं, ठीक है। चलिए, बोलते बोलते मेरा दिमाग का हो जाता है, दही होता है। चौथा और एक 5 और है इसमें, ICSD इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 जो है इसके अन्य जो है क्या है, इसके क्या है, समूह है अपने, यानी सहयोगी संस्थाएं किसकी, वर्ल्ड बैंक की। इन 2 संस्थाओं से मिलकर बनाएगा, लेकिन इनके अलावा 5 अन्य जो है इसके समूह है, अपने आप में ग्रुप है, ठीक है। वित्त पोषण फंडिंग, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों से पूंजी जुटाता है। क्या, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों से क्या करता है, पूंजी जुटाता है और अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में उधारी लेकर विकासशील देशों को ऋण देता है। भारत और विश्व बैंक की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत विश्व बैंक का एक मेंबर है, तो ये संस्थापक सदस्यों के रूप में भी जाना जाता है। कौन, भारत। विश्व बैंक ने भारत में जल प्रबंधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन आदि क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की है। याद रखिएगा, भारत विश्व बैंक का एक संस्थापक सदस्य देश है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही, यानी कि सी इज द
राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे कमेंट करके बताएंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। अवध होगा, बिहार होगा, बंगाल होगा, आंध्र होगा। यानी कि बाबा रामचंद्र जी ने कहां पर किसानों को संगठित किया था देश की आजादी के लिए 1857 में? आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे मुझे। ठीक है, चलिए, बाकी ये पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि अगर आपको पीसीएस तैयारी करनी है, आप अभी जानते होंगे अभी उत्तराखंड का एग्जाम जो है आ जाएगा, बिहार का आ जाएगा, ठीक है, आरओ का आ जाएगा। खासकर आरओ के लिए, यूपीएससी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बैच जो है हम लोग का जो फाउंडेशन बैच है, ये बड़ा आवश्यक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाती है और सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें आपको कोई भी बाहरी पुस्तक लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आपका डेली प्री का टेस्ट, आपका डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बाद में आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको दिया जाएगा। कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको सीसेट, हिंदी, निबंध, एवरीथिंग सब कुछ कराया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। कहीं कोई समस्या होती तो आप मेंटर से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर कराई और समझाई जाएंगी। ठीक है, ये आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है चीजें, और इसके लिए आप 8604409201 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड समूह की महत्ता कीजिए, नहीं महत्ता बताइए कर दीजिएगा। महत्ता बताइए, ठीक है, महत्ता बताइए। क्या इंपॉर्टेंस है क्वाड की, बताइए। ठीक है, तो ये इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, 125 वर्ड्स में, ज्यादा मत लिखिएगा, 125 वर्ड्स में। ठीक है, बस। ठीक, ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी बातें बुरी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर पढ़ेंगे तो आपके कुछ काम आएगा। ठीक है, शुभकामना है, अच्छे से पढ़िएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।